हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीत कुमार सिन्हा। आज हम आसियान का अगला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आसियान के बारे में थोड़ा और एक बार जान लें कि आसियान 10 देशों का, जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है, जो कि क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास एवं क्षेत्रीय शांति स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन हुआ है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ये टॉपिक आपको मेंस में तो जो 7 पेपर हैं उसमें हेल्प करेगा ही, एमपीपीएससी में भी, सीजीपीएससी में भी। साथ ही साथ आपको ऐसे जो इंटरनेशनल टॉपिक पे लिखने को आएगा उसमें भी हेल्प करेगा। तो अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या क्या हो सकते हैं पॉइंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है आसियान भारत के लिए। इसमें मैंने आपको पॉइंट के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला तो है सामरिक दृष्टि से, दूसरा है आर्थिक दृष्टि से, तीसरा है वैश्विक राजनीतिक दृष्टि से और चौथा है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। ठीक है, तो इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको मैप में लेकर चलता हूँ और स्थिति दर्शाता हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं मैप में। ये तो है हमारा भारत। भारत से हम जब पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं तो ये देखिए बर्मा, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम है यहाँ पर, ये है मलेशिया, ये है सिंगापुर, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये है फिलीपींस। ठीक है, ये है फिर सिंगापुर, ये है फिर इधर जावा, सुमात्रा, ये सब इंडोनेशियन आइलैंड आता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये है आसियान देशों की स्थिति। यहाँ पर है साउथ चाइना सी, ये है चाइना। अब देखिए भारत के जितने भी आयात निर्यात होते हैं उसके लगभग 40%, या वैश्विक जितने भी व्यापार हो रहे हैं, तो यहाँ पर है मलक्का की जल संधि, यहाँ से होते हुए ये होता हुआ लगभग यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आने हैं साउथ कोरिया से, जापान से, चाइना से, इसी ओर से होकर यहाँ से व्यापार होता है। तो इस लिहाज से व्यापारिक दृष्टि से तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ही। साथ ही भारत का भी जो व्यापार है किसके साथ, आसियान देशों के साथ, इन्हीं मार्गों से होता है। और जो ये आप साउथ चाइना सी देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन है। इस पे कई ऐसे द्वीप हैं, वहाँ पे क्या करता है चीन अपना कब्जा बताता है और कई जगह वो कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करके भी सैन्य डिप्लॉयमेंट कर रहा है। तो लगातार ये स्थिति अस्थिर बनी हुई है। इन देशों के साथ भी इसके भूमि विवाद हैं। ये जो साउथ चाइना सी का जो एरिया है, यहाँ फॉसिल फ्यूल गैस के विशाल भंडार हैं, उन क्षेत्रों को लेकर लगातार विवादों की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ ये अब बे ऑफ बंगाल, हिंद महासागर और इधर जो प्रशांत महासागर लगा हुआ है, इन क्षेत्रों में भी भारत के साथ चाइना, इन सब की अनबन की स्थिति उत्पन्न हुई है। आप जानते होंगे कि चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना है OBOR, वन बेल्ट वन रोड योजना। उसी के तहत जो मैरीटाइम सिल्क रोड है, जो वो बंदरगाहों के माध्यम से कोशिश कर रहा है, उसी के ज़रिए वो श्रीलंका में जो हम्बन टोटा बंदरगाह है, जो पाकिस्तान पे आप जान रहे होंगे कि जो ग्वादर पोर्ट है यहाँ पर, वहाँ पे कोशिश कर रहा है कि वो लगातार डेवलपमेंट करे, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। बर्मा में वो डेवलपमेंट की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश में वो बंदरगाह के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो देश हैं, जो कंट्रीज़ हैं एशियान के, उनके साथ हमारे रिश्ते बहुत अहम रहे। साथ ही साथ इन कंट्रीज़ के माध्यम से व्यापार और सामरिक, ये दो जो मेन पॉइंट है उसको हमको कवर करना है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा इन्हें देखकर। अब हम उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या लिखना होगा। ठीक है, तो सामरिक दृष्टिकोण से हम जब आएंगे तो इसमें देखते हैं हम कि पहला पॉइंट पे देखिए कि भारत और चाइना दो शक्ति केंद्र हो सकते हैं। तो एशिया महाद्वीप में शक्ति संतुलन के लिए पहला क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है, इन देशों के साथ हमारा संबंध। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो दक्षिणी चीन सागर है उसके विवादों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ चीन की जो आर्थिक और सैन्य हठधर्मिता है उसके कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र की सुरक्षा, स्थायित्व, भारत के जो मालवाहक जहाज जाते हैं वहाँ से होकर, तो उनकी भी सुरक्षा के लिए हम वहाँ पर अपने संबंध अच्छे स्थापित करना चाहेंगे। तो ये तो हो गया सामरिक दृष्टि से। दूसरा है आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से ये जानिए, व्यापार का प्रमुख हिस्सेदार है कौन, आसियान। हमारा चौथे नंबर का प्रमुख साझेदार आसियान है और आसियान के 7वें हम प्रमुख साझेदार हैं। लगभग 12% निवेश आसियान देशों ने हमारे देश में कर रखा है। अगर पिछले दशक की बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से, तो आसियान देशों में भारत का निवेश 70 अरब डॉलर तक है और लगभग आगे चलकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। तो आप इस
डाटा के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है आसियान हमारे लिए। तीसरा टॉपिक है वैश्विक राजनीतिक दृष्टि से। आप ये जानिए कि अगर इन 10 देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे रहते हैं तो वैश्विक दृष्टिकोण से भारत एक नेतृत्वकर्ता की तरह उभरेगा। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता के लिए जो सुरक्षा परिषद में, उसमें भी हमारी दावेदारी मजबूत होगी। चौथा है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए देखिए, पूर्वोत्तर राज्य के बाजू में है म्यांमार, थाईलैंड, ये सब देश हैं। तो उन देशों के लिए क्या ज़रूरी है कि इनकी कनेक्टिविटी, जो हमारा क्षेत्र है उनसे इनकी कनेक्टिविटी ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ उनकी सुरक्षा स्थायित्व के लिए आसियान कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया या ऐसे आया तो आप इन चारों पॉइंट्स के माध्यम से डील कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ डाटा और भी इंक्लूड इसमें कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम भारत और आसियान के संबंध और भविष्य के बारे में। तो संबंधों के बारे में शुरुआत से चर्चा करते हैं कि 1952 में सेक्टोरल साझेदार बना आसियान भारत का, 1996 में वार्ता साझेदार बना, 2002 में सम्मेलन साझेदार बना, 2012 में रणनीतिक साझेदार बना। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन भी आता है, भारत आसियान का सदस्य नहीं है लेकिन आसियान के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित करता है। आसियान में सिर्फ 10 सदस्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या क्या अभी डेवलपमेंट या काम इन देशों के साथ मिलकर भारत कर रहा है। तो अगला है भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग। ये ट्राइलेटरल जो रोड है ये बन रहा है कहाँ, इन देशों के मध्य। तो एक काम हो रहा है ताकि उन देशों के साथ हम अपना संबंध सुधार सकें। और इसी को लुक ईस्ट पॉलिसी, आपने सुना होगा, लुक ईस्ट पॉलिसी जो उस समय के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, तब शुरू हुआ था। अब उसे अभी के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बदलकर एक्ट ईस्ट कर दिया है, जिसके जरिए हम इसे कंबोडिया, लाओस, वियतनाम तक बढ़ाने की योजनाएं बना रहे हैं। ठीक है, अगला है आसियान भारत साझे कोष। हमने क्या किया, एक फ़ंड बनाया जिसमें दोनों की तरफ से हम अरबों डॉलर पैसा डालते हैं। और क्या करते हैं, जो आसियान S&T फंड, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए कोष, दोनों देशों के बीच जो वैज्ञानिक हैं उन्हें कुछ डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हमने क्या बना के रखा है, फ़ंड बना के रखा है। साथ ही साथ भारत आसियान ग्रीन फंड। आप जानते होंगे कि ये जितने देश हैं आसियान के, इन्हें जलवायु परिवर्तन का बहुत खतरा है। आपने सुना होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने जो पार्ट 1 था उसमें क्वेश्चन पूछा था कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया, तो जकार्ता आने वाले कुछ वर्षों में डूबने वाला है। उसने कालीमंतान में अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। तो इसके कारण आप जान रहे हैं कि बहुत ही ये संवेदनशील है ये देश, इसलिए उन्होंने ग्रीन फंड बना के रखा है। तो ऐसे ही अन्य फंड जो आपदा से सुरक्षित करने के लिए फंड भारत और आसियान ने बनाए हुए हैं। तीसरा है आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौता, IAFTA, आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके जरिए कुछ जो वस्तुएं हैं या फिर अधिकतर वस्तुएं हैं तो उन्हें जो सीमा शुल्क है वो नहीं चुकाना पड़ता है एक दूसरे में। जब यहाँ से यहाँ निर्यात होके जाते हैं, वहाँ से आयात होके जाती हैं, या कम रेट पे देना पड़ता है। इससे व्यापार गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। ठीक है, अगला है दिल्ली डायलॉग जैसी पहल। दिल्ली में आयोजन किया गया था क्या, एक डायलॉग, जिसमें वहाँ के शिक्षाविद, वहाँ के नेता, वहाँ के उद्यमी हैं, युवा हैं, आके पार्टिसिपेट करें, सांस्कृतिक रूप से या फिर इंटेलेक्चुअल रूप से जो भी अपने विचार शेयर करें। इन सब से हमारे संबंध लगातार मजबूत हो रहे थे और उनमें फ़ायदा हो रहा था इनसे संबंध स्थापित करने में। अब देखते हैं कि कैसे और इन संबंधों को आगे बढ़ाया जा सकता है कि हमारे संबंध और प्रगाढ़ हो जाए इनके साथ। तो इन 4 पॉइंट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे किया जा सकता है। आप देखिए, बिम्स्टेक के कौन कौन सदस्य हैं। बिम्स्टेक के सदस्य हैं थाईलैंड और म्यांमार, और वही क्या है, आसियान के भी सदस्य हैं। तो इस माध्यम से हम आसियान में अपनी जो दबदबा है वो अच्छे से कायम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे से परेशान देश, जो वहाँ के देश हैं उनके साथ कई सारे विवाद चल रहे हैं। ज़मीन को लेकर विवाद, आइलैंड को लेकर विवाद, वहाँ सैनिक डिप्लॉयमेंट करता रहता है लगातार चाइना। उत्तर कोरिया परमाणु विवाद को लेकर ये सब देश चिंतित रहते हैं। हिंद महासागर में जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर, तो इन सब क्षेत्रों में भारत सहयोग करके उन देशों के करीब आ सकता है। ठीक है, अगला है छात्र, उद्यमियों, युवा तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि के बीच मजबूत और नए संबंध बनाने की आवश्यकता। जैसे दिल्ली डायलॉग हुआ वैसे ही और आयोजित कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे डाटा बता दूँ कि 25 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था भारत और आसियान के संबंध को लेकर। उसमें सभी तरीके से सांस्कृतिक, आर्थिक, सभी चीज़ों पर चर्चा हुई, कई प्रोग्राम्स हुए ताकि एक दूसरे के पास आ सकें लोग। साथ ही साथ आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में
बुलाया गया था। आप बताइए कौन से साल का वो गणतंत्र दिवस था जिसमें बुलाया गया था। अगला महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक सांस्कृतिक संबंधों में प्रगाढ़ता से। अब देखिए धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म को लेकर दोनों देश करीब है। हमारे यहाँ बौद्ध धर्म हमारे यहाँ से ही शुरू हुआ था और अधिकतर एक बौद्धिज़्म को मानने वाले हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। अगर हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो रामायण आपने सुना होगा कि 10 में से 8 देश अलग अलग रूप से वहाँ मंचन करते हैं उसका। तो ये रामायण अलग अलग रूप में मौजूद है, तो इस दृष्टिकोण से भी हम एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से करीब आना बहुत आसान होता है, तो इससे हम अपने संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं। तो ये इतना टॉपिक है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक है, जैसे आसियान में होता है ASEAN+3 का सम्मेलन, ठीक है। ASEAN+3 इन 3 देशों में ASEAN प्लस जो दक्षिण कोरिया है, जापान और चाइना भाग लेते हैं, इन दोनों के मध्य एक सम्मेलन होता है। साथ ही साथ भारत आसियान सम्मेलन होता है। भारत इन 10 देशों के साथ मिलकर एक सम्मेलन का आयोजित करता है, साथ ही अलग अलग देशों के साथ भी करता है। तो इस तरीके से सम्मेलनों का आयोजित होता है। ASEAN+6 होते हैं। फिर पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें भारत के साथ साथ अन्य देश जो अमेरिका, रूस जैसे देशों को शामिल किया जाता है। तो ये तो हो गया पूरी आसियान। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे इम्पोर्टेंट है भारत के लिए आसियान, और क्या क्या अभी जो संबंध बढ़ रहे हैं भारत के, उससे समझने में आपको आसानी हुई होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।